बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आने वाली वीडियो में मैं सिलेक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होते हैं, और इमेज एलिमेंट को थोड़ा सा देखेंगे किस तरह उसकी हाइट वेट हम सेट कर सकते हैं, किस तरह इमेज को फोल्डर में ऐड कर सकते हैं, वो करेंगे। तो आज कर लेते हैं सिलेक्टर्स के बारे में। फ़ाइल बनाते हैं selector.html, DOC लिखती हूँ ताकि मेरे पास क्या हो कि फोल्डर मेरी बॉयलरप्लेट कोड आ जाए। एक H1 ले लेती हूँ, M कोडर। एक पैराग्राफ ले लेती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, नहीं किया तो कर लो। एक डिव ले लेते हैं कंटेनर, और उसमें मुझे कुछ कंटेंट की नीड है और इसके लिए करते हैं 35। ऐसे ले लेंगे 35, वरना आपकी मर्ज़ी, आप 50 भी ले सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर्स। ठीक है, एक वेबसाइट है, नहीं खुली हुई, चलें खोल लेते हैं कि W3 स्कूल CSS सिलेक्टर्स। ठीक है, और जाते हैं इसके सबसे लास्ट में। वो प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन आप वीडियो ख़त्म होने के बाद देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी, पहले समझ जाएगी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे सिलेक्टर्स लिखे हुए ID, क्लास, एलिमेंट, इसे यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, एंड द लास्ट वन इज़ ग्रुपिंग सिलेक्टर। 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि इस तरह काम करती है। मैंने कहा ID, इसको दे देती हूँ मेन हेडिंग, कोई भी कुछ भी ID दी जा सकती है। कॉपी किया, इधर आई, स्टाइल टैग डाला और उसमें हैश और पेस्ट। ID देने का जो सिंटैक्स होगा ना, वो होगा पहले हमें एक हैश लगाना पड़ता है और उसके बाद ID का नाम और फिर वही ब्रैकेट। मैंने कहा कलर कर दो इसका, कौन सा करें, पिंक करते हैं, नज़र नहीं आएगा बल्कि ऑरेंज कर देती हूँ। ठीक है, और लाइव सर्वर आई थिंक मैंने ओपन नहीं किया है, अब कर लेते हैं। तो क्या हुआ, वही सिंपल कंटेंट आया है, लेकिन हेडिंग जो है उसका कलर क्या हो गया, रेड। क्यों रेड हो गया? क्योंकि ना मैंने उसको ID के से बता देते कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ID ये है, उसका कलर ये कर दो और ऑरेंज कर दो। अच्छा, ID और उसके बाद एक चीज़ होती है, दूसरा सिलेक्टर है हमारे पास। पहला तो मैंने बताया ID सिलेक्टर, ठीक है। दूसरा एक और होता है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, क्लास सिलेक्टर का क्या मतलब है, इधर आते हैं और इधर लिखते हैं, एक और पैराग्राफ लेते हैं और उसमें भी कुछ कंटेंट डाल देते हैं। अभी लिखने का टाइम नहीं है, तो इधर लिख देते हैं क्लास और द क्लास 1 इज़ पैरा, और दोबारा इधर भी एक क्लास देते हैं, सेम क्लास पैरा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार क्लास कोई दूसरी दे दे, क्या फ़र्क पड़ जाता। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एक मिनट ज़रा, ये देखें, इन दोनों का कलर ब्राउन हो गया, नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्राइट करती हूँ, येलो करती हूँ। कंटेंट पढ़ने से कोई मसला नहीं है, ना भी समझ आए चलेगा। इन दोनों का कलर हो गया येलो। देखिए, ID और क्लास में एक फ़र्क है। ID हमेशा यूनिक होती है, क्लासेस यूनिक नहीं होती। क्लास का मतलब क्या है कि अगर हम एक क्लास है, ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे, ठीक है, और हर स्टूडेंट जो है वो, मतलब मैं कहूँगी कि ये एक क्लास है। फॉर एग्जांपल एक क्लास है सेकेंड ईयर, एक क्लास है फर्स्ट ईयर, तो वो ये एक क्लास है, इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ठीक है, अब वो लोग कैसे हैं वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, इतने डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ उस तक रहें क्लास के अंदर। अगर मैं ID बोलूँ ना, तो ID बेसिकली यूनिकनेस को शो कर रही होती है। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि कायदे आज़म, ठीक है, या मैं आपको बोलूँ, इससे बहुत ही वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन यूनिकनेस को शो कर रही होती है ID। कि अगर एक कंटेनर 1 है तो एक मेरे सामने फॉर एग्जांपल 2 लैपटॉप्स रखे हुए, तो मैं कहूँगी दिस इज़ लैपटॉप 1 एंड दिस इज़ लैपटॉप 2, तो इसकी ID हो गई लैपटॉप 1, इसकी ID हो गई लैपटॉप 2, लेकिन इन दोनों की क्लास क्या है, लैपटॉप है। तो आई होप कि फ़र्क समझ आ रहा होगा। और आसान करते हैं बात को कि
ये बात याद रखो कि आईडी हमेशा यूनिक होती है। क्लासेस को अब रिपीट, से मैंने बोला कि ये पैराग्राफ क्लास है ना, तो दोनों को मैंने सेम क्लास दे दी, पैरा। दोनों का कलर जो प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूँगी वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बोलूँ फॉन्ट साइज़, और बहुत ज़्यादा बड़ा लगती हूँ कि 100%, बहुत बड़ा है, लेकिन बताने के लिए बताने देखिए जो 100 पिक्सल पे क्या दोनों पे अप्लाई हुआ, जबकि क्लास तो मैंने दोनों को एक जैसी दी है, तो इसमें जाहिर सी बात है वो दोनों पे अप्लाई होगा। काम तो उससे भी चल जाएगा अगर आप आईडी दोगे, लेकिन ना आईडी को हमेशा यूनिक रखना। तो उम्मीद है कि फ़र्क समझ आ गया होगा आईडी क्लास सिलेक्टर का। अब एक चीज़ होती है हमारे पास ग्रुपिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर। कैसे लिखने का तरीका होता है कि स्टैटिक बनाते हैं और यहाँ पर आके दे देते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है ना इन सब का वो कर दो दिस वन। ये देखें सबका कलर जो है ना, पूरी जो हमारे पास जितने भी कंटेंट मौजूद हैं सबका बैकग्राउंड कलर में ये कलर आ जाएगा। अच्छा कलर है वैसे तो। ये ग्रुप यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सब पे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपने कर लेंगे। अब फोर्थ सिलेक्टर हमारे पास होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर बता दिया है। अब करते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। क्या मतलब हुआ ग्रुपिंग सिलेक्टर को? ग्रुपिंग सिलेक्टर का मतलब होता है, मैंने क्या किया है, एक मिनट, आई थिंक कोई CTRL काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, वो कोई कमेंट का इशू था आई गेस। और इसको एक काम ये करते हैं कि मैं इसे ही कंटेंट को उठा लेती हूँ और यहाँ से शो कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और अभी दोबारा मैं एक कमेंट डालती हूँ, इसमें ये कंटेंट पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, ग्रुपिंग सिलेक्टर का काम क्या है कि ग्रुपिंग सिलेक्टर का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट पे एक सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना। क्या मतलब हुआ मैं बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा था, मैं H2 लिख देती हूँ मुज़फ़्फ़रा रियाज, ठीक है। एक H3 लिख देती हूँ बिलाल, ठीक है। और एक H4 लिख देती हूँ बरजान। मुझे पता है कि ये सारी एक हेडिंग्स हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी इन पे अप्लाई करना कि जो इन सब पे अप्लाई हो जाए। तो एक तरीका होता है कि मैं इन सबको क्लासेस दे दूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इससे एक और कोई और अल्टरनेट वेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी H1, H2, H3, H4। इन सब का जो कलर है ना वो कर दो चॉकलेट। लेकिन एक मसला आएगा, वो ये होगा कि अच्छा H1 पे नहीं होगा। हाँ, आपने ये बात नोटिस करी कि जो मसला था वो ये था कि मैंने इन चारों पर, ये तीनों पर तो कलर अप्लाई हो गया, बट H1 पे अप्लाई नहीं हो रहा, जबकि मैंने यहाँ तो H1 लिखा है। इसका क्या मतलब? वो देखें, आईडी सिलेक्टर जो होती है ना वो हमेशा प्रेसिडेंस लेती है और सिलेक्टर्स के ऊपर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि मैंने इसको यहाँ ओवरराइड किया है H1, H2, H3, H4 को, लेकिन मैं ऊपर मेन हेडिंग जो कि H1 थी मेरी, उसको मैं कलर ऑरेंज दे चुकी हूँ, तो वो कभी भी ओवरराइड नहीं होगा इस चॉकलेट कलर से। मैं से कोई भी कलर दे दूँ ना, जैसे मैं अगर वाइट भी कर दूँ या ये कर दूँ, तब भी देखिएगा H1 पे अप्लाई नहीं होगा, सब पे हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे ये आईडी, हाँ अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, और अब जाके करूँ तो तब तो होगा वाइट कलर। आईडी सिलेक्टर हमेशा प्रेसिडेंस लेती है ओवर एलिमेंट सिलेक्टर, ओवर ग्रुपिंग सिलेक्टर, ओवर क्लास सिलेक्टर, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है, बाद में कंफ्यूज भी कर सकती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया ग्रुपिंग सिलेक्टर। लास्ट में सबसे बता रही हूँ एलिमेंट सिलेक्टर। क्यों भाई लास्ट में क्यों बताया? एलिमेंट सिलेक्टर वही है जो अभी तक मैं आपको इस्तेमाल करने बता रही थी। क्या होता है तरीका? वही, जैसे मैं बोलूँ कि H2 कलर कर दो ग्रीन, ठीक है, ये होता है एलिमेंट सिलेक्टर। कलर ग्रीन हो जाएगा कि ये जो H2 एलिमेंट है इसका कलर है, उसकी वैल्यू कर दो ग्रीन, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे होता है सिलेक्टर का टॉपिक एंड। जो इमेजेस का मुझे बताना था अब उसे देख लेते हैं। मैंने एक इमेज ली, ठीक है, और वापस जाते हैं इस तरफ, बल्कि काम करते हैं जो मेरी एमकोडर का लोगो है इसकी ही इमेज ले लेते हैं। ये सेव इमेज है, अभी कॉपी नहीं कर रही, सेव इमेज करेंगे। सेव इमेज क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाऊंगी। डेस्कटॉप में जाने के बाद मेरा फोल्डर था एमकोडर के नाम से, तो आप भी अपना इसी तरह एक फ़ोल्डर देखेंगे
और फोल्डर में आके देखेंगे बहुत सारी बने होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लोगो और इसको एंटर कर देती हूँ। जैसे ही मैं आऊँगी तो मुझे यहाँ पे लोगो नाम की फ़ाइल दिखनी चाहिए, जो कि ये रही, ठीक है। सिलेक्टर्स वाली फोल्डर में दोबारा आती हूँ और मैं लिखती हूँ यहाँ पे लोगो। जैसे ही लोगो लिखूँगी मुझे सजेशन देगा, मैं बोलूँगी जी जनाब यही चाहिए। इमेज, इसकी हाइट वेट सेट कर दो, मैंने कहा वेट कर दो 400% पिक्सल और हाइट कर दो 300 पिक्सल, ठीक है। और जाके देखते हैं कि क्या होता है वो। अच्छा मैंने असल उसमें खोल लिया था, टैब में खुल गया, कोई बात नहीं। रिफ्रेश करते हैं, नीचे पाया जाएगा, चूँकि ये देखें ये यहाँ पर आ गया। हाइट विड्थ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज को बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर देना, मैंने कहा बॉर्डर कर दो 6 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। ये देखें इस पर बॉर्डर आ गया। लेकिन आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट, जैसे आपने मेरा लोगो देखा, ये देखें लोगो था ना, चैनल कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो चैनल पे जैसे ही मैं अपने आई तो इधर देखें एक मिनट, ये रहा, इसका लोगो देखा राउंडेड है, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे ये सब तो सभी चैनल पे होता है, ऐसा क्या कमाल है। ऐसा हो सकता है इसमें भी। अगर मैं बॉर्डर रेडियस 50% कर दूं तो वो क्या होता है, सर्कुलर इमेज में आ जाएगी। कौन सी फाइल है, ये वाली है, ये देखें ये बिल्कुल सर्किल हो गई। तो ये बात भी याद रखने वाली है कि अगर मैं बॉर्डर दूं और बॉर्डर रेडियस 50% कर दूं तो क्या होगा कि वो सर्किल में आ जाएगी, यानी कि उसको पूरा राउंडेड कर देगा। ये इमेजेस हो गई। अगर मैं यही इमेज मेरी किसी फोल्डर में पड़ी, जैसे आई थिंक ये वाली भी IMA के नाम से, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं इमेजेस, ठीक है। और इन फाइल्स को इस इमेजेस नामी फ़ोल्डर में मूव कराते हैं। नो नॉट अ VS कोड, ठीक है। इमेजेस में फ़ोल्डर में मूव कराया और एक और थी आई थिंक ये वाली, यस। दोनों इमेजेस अब मेरी फ़ोल्डर के अंदर है। अब मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रही हूँ, तो इसको क्या करेंगे, इमेजेस डॉट स्लैश, तरीका ये होगा। फिर मैं लिखूँगी इमेजेस फोल्डर के, यानी कि एक, इसका मतलब ये होता है कि पहले तो डॉट स्लैश लिखो, एक डायरेक्ट फोल्डर में जाओ जिसका नाम है इमेजेस, इस पर एंटर करना कौन सी फाइल चाहिए, logo.jpg। दोबारा बताती हूँ, इमेज डॉट स्लैश इमेजेस नामी फोल्डर में जाओ और IMA वाली, पता नहीं मैंने इसका नाम ऐसा क्यों रखा, तो इसमें जाके इस फाइल सेलेक्ट कर लो। ये देखें इससे 2 इमेजेस आ गई, ये वाली दोनों इमेजेस। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि ये कोई इमेज ऐसी नहीं है, यानी फोल्डर्स में डाल चुकी थी ना मैं, तो ये दोनों इमेजेस सर्कुलर फॉर्म में यहाँ आ गई। आने वाली वीडियो में अब एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई मसला परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।